चैप्टर 4 के हमने 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखना कि मैंने कितने आसान तरीके से आपके लिए आंसर लिखा हुआ है, ध्यान देना, ऑटोमेटिकली आपको याद होने लग जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है बोला गया है कि स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। आपको डिसेंट्रलाइजेशन का लिमिटेशन बताना होगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो छोटे बिजनेस में अप्लाई नहीं होगा, ये पहला उसकी बुराई और लिमिटेशंस है। अभी जो दूसरी लाइन है इसके अंदर मैं पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। इफ स्टैंडर्ड पॉलिसी इज नॉट इंप्लीमेंटेड देन डिसेंट्रलाइजेशन इज अनसक्सेसफुल। यहाँ पे ना आप क्या करो, ये जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है इसका मतलब होता है कॉमन पॉलिसी। अगर कॉमन पॉलिसी पूरे बिजनेस में अप्लाई नहीं किया गया तो डिसेंट्रलाइजेशन अनसक्सेसफुल हो जाएगा। इतना ध्यान रखो, अगर इसको डीप में समझाने जाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में मैंने पूरा समझा दिया हुआ है, बट यहाँ पे इतना समझो कि अगर कॉमन पॉलिसी पूरे बिजनेस में इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो डिसेंट्रलाइजेशन अनसक्सेसफुल हो जाएगा। ये दूसरी इसकी लिमिटेशन है। तो तीसरा लाइन देखते हैं, इफ कोऑर्डिनेशन इज नॉट मेंटेन देन द डिसेंट्रलाइजेशन कैन नॉट बी अचीव। कोऑर्डिनेशन, अगर सारे लोग, सपोज करो आपने यहाँ पे बनाया सीईओ, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, ये सारे लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे ना तो डिसेंट्रलाइजेशन फेल हो जाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन फेल होने का तीसरा रीजन क्या है कि कोऑर्डिनेशन अगर आप मेंटेन नहीं कर पाए तो भी डिसेंट्रलाइजेशन फेल हो जाएगा। बिजनेस इन विच सीक्रेट शुड बी मेंटेन प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। आपका बिजनेस ऐसा है जहां पे बहुत ज्यादा सीक्रेट मेंटेन करना पड़ता है तो वहां पे भी डिसेंट्रलाइजेशन एक्सेप्टेड नहीं है। तो ये 4 बुराई, 4 लिमिटेशंस मैंने आपको बहुत आसान भाषा में लिख के यहाँ पे दे दी। अब जो क्वेश्चन है उसको ध्यान दो, Why is linear organization known as departmental organization? Linear organization को डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोला जाता है? आंसर देखते हैं, बिकॉज इट डिवाइड एन एंटरप्राइज इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर कंट्रोल पर्पस। यानी बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, इसीलिए लीनियर ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इतने में तो मार्क्स मिलेगा नहीं, आगे भी लिखना पड़ेगा। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन यानी जो डिवाइड हो रहा है वो इज नॉट डन अकॉर्डिंग टू दी वर्क बट अकॉर्डिंग टू दी डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो भी चीजें डिवाइड होंगी वो किसके ऊपर डिवाइड होंगी? डिपार्टमेंट के ऊपर डिवाइड होंगी, ना कि काम के ऊपर डिवीजन होगा। आगे देखो, द मेन फोकस इज ऑन बिल्डिंग डिपार्टमेंट। जब आप इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो तो मेन फोकस होता है डिपार्टमेंट क्रिएट करने में। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज इंडियन रेलवे। बहुत आसान सा लाइन मैंने आपका ऐड कर दिया जिससे आपका आंसर बड़ा हो जाए। लास्ट में क्या है? हैंस द लीनियर ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत आसानी से मैं आपके लिए आंसर लेके आ रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा यूनिक है। रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी डाइग्रामेटिकली ओनली। डाइग्रामेटिकली ओनली, आपको ना डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी का डायग्राम बना के दिखा देना है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन बताने आया था कि इस चैप्टर से इस तरीके का भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये डायग्राम देख लेना, इसको कैसे बनाना है वो बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना, इसमें मैं कुछ आपको समझा नहीं रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन भी थोड़ा सा यूनिक है, रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ओनली। आपको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का डायग्राम यहाँ पे बनाना है, तो आप डायग्राम देख लेना, बना लेना, अपने आप कर लेना। बस ये ध्यान रखो कि इस टाइप का भी क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स में पूछा जाता है। अब पांचवा जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, मेंशन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आपको यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ 4 कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं। पहला, फॉर्मल स्ट्रक्चर। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि यहाँ पे जो भी ऑफिस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बनेगा वो कैसा बनेगा? फॉर्मल स्ट्रक्चर के बेस पे बनेगा और उसी से गोल अचीव किया जाएगा। कुछ भी हार्ड नहीं है, इसीलिए मैंने आसान सी भाषा में लिख दिया है, आपको इतना डीप में नहीं समझाऊंगा, आपका टाइम खराब होगा। डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम लोअर टू बॉटम। यहाँ पावर कैसे बढ़ता है? टॉप टू बॉटम में। वही मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे जो पावर है वो बढ़ रहा है कैसे? टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। पावर कैसे डेलीगेट होता है? टॉप से बॉटम में। पर्टिकुलर रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप कैसा होता है? तो रिलेशनशिप यहाँ पे फॉर्मली फॉर्म्ड होता है। कोई भी यहाँ पे फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप नहीं बनता है, आप काम करने आए हो उसी के बेस पे आपका रिलेशनशिप बनेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मल रिलेशनशिप यहाँ पे बनता है। कम्युनिकेशन, द फॉर्मल कम्युनिकेशन इज यूज इन फॉर्मल स्ट्रक्चर। फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर आप फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज करोगे। मैंने बहुत छोटी छोटी बहुत आसान सी लाइन लिखी है, आप याद कर लेना, देख लेना इसमें क्या क्या है, तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी विथ सुटेबल एग्जाम्पल। मैं आपको अब बताऊंगा कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। यहाँ पे देखो, the authority holder has provided to an explanation and report to the top level management which is called accountability। मैंने आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ये समझाया हुआ था। बेसिकली अकाउंटेबिलिटी होता क्या है कि जिसके पास भी
ऑथोरिटी है वो इंसान को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, किसको? टॉप लेवल मैनेजमेंट को। बेसिक सी भाषा में ये बोला जाए कि मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ तो मेरे को मेरे मैनेजर को रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा और सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन उसको देना पड़ेगा। तो ये मेरी हो गई अकाउंटेबिलिटी। आगे देखो, द अकाउंटेबिलिटी फ्लो फ्रॉम लोअर टू अपर लेवल। मेरी अकाउंटेबिलिटी मेरे से बड़े की होगी, मेरे से बड़े वाले की उससे बड़े की होगी, तो अकाउंटेबिलिटी फ्लो करता है लोअर से टॉप पे, यानी छोटे वाले जो लोग हैं उनसे बड़ों को बताएंगे, उनसे बड़े जो है वो उनके बड़े को बताएंगे। मतलब कितने बड़े होंगे तो किसको बताएंगे, मजाक कर रहा था। सीधी सी भाषा में लोअर से अपर जाता है अकाउंटेबिलिटी। जैसे कि सुपरवाइजर अकाउंटेबल होगा अपने मैनेजर का, मैनेजर होगा अपने सीईओ का, सीईओ होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। तो लोअर से अपर जाता है अकाउंटेबिलिटी। द अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास ऑन। मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी किसी पे भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। एग्जाम्पल देखो, द अकाउंट ऑफिसर हैड गिवन द वर्क ऑफ राइटिंग अकाउंट टू द अकाउंटेंट। अकाउंट ऑफिसर ने क्या किया है कि अकाउंट संभालने का काम किसी और को दे दिया है। बट व्हेन द अकाउंट वर डन, द अकाउंट ऑफिसर चेक वेदर द अकाउंट वर करेक्टली रिटन। बात को समझना, एक सीए है, उसने अपना जो पेपर वर्क का काम है अपने असिस्टेंट को दे दिया करने के लिए। अब असिस्टेंट वो काम तो कर देगा बट वो जो भी काम करेगा उसकी जवाबदारी सीए को ही देनी है अपने क्लाइंट को। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदारी। आप जवाबदारी किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। आगे देखते हैं, गिव द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज मॉडर्न काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कितनी आसान भाषा में लिख गया है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को दूसरा नाम क्या दिया गया है? मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म विथ टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप के स्ट्रक्चर से बनता है। वन सिंपल विच इज डिसीजन मेकिंग, अनदर विच इज टेक्निकल सॉल्यूशन। एक जो आपका पार्ट होगा वो डिसीजन मेकिंग का होगा, दूसरा जो आपका पार्ट होगा वो होगा टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला। अगर ऐसी चीजों से मिलकर आपका ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है तो वो आपका मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क बेस्ड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। मतलब बोला था ना दो पार्ट है, तो एक पार्ट होगा काम के लिए, एक पार्ट होगा किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। आगे देखो, एक्सपर्ट आर इंक्लूडेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने आपके आंसर को बड़ा करने के लिए लिख दिया है। ऐसा बोल दिया गया है कि इसमें एक्सपर्ट्स की भी जरूरत पड़ती है। आगे देखते हैं, स्टेट द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी के तीन एलिमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। बहुत आसानी से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ पर्सन्स ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक इंसान की ड्यूटी विद इन ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, रोल, फंक्शंस। उस इंसान को जो भी एक पर्टिकुलर काम दिया गया है, जो भी उसका रोल है, जो भी उसका एक फंक्शन है, उसको पूरा करना, उसी को बोला जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कंपेयर करते हैं ऑथोरिटी से। ऑथोरिटी इज अ सुपीरियर राइट टू डायरेक्ट सबऑर्डिनेट। ऑथोरिटी क्या है? पावर है। ऑथोरिटी किसकी? एक सुपीरियर की पावर है जिससे वो अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा और उनके पास डिसीजन लेने की ताकत होती है। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपके पास जो ड्यूटी मिली है, जो भी काम आपको मिला है उसको पूरा करके देना है। जो आपको काम देगा उसको बोला जाता है ऑथोरिटी। आपको जो काम मिला, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसने आपको काम दिया वो ऑथोरिटी कहलाती है। अब आ जाओ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज द ऑथोरिटी होल्डर ड्यूटी टू प्रोवाइड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रिपोर्ट टू दी टॉप लेवल मैनेजमेंट। देखो, अकाउंटेबिलिटी दोनों पे आएगी। आपने जिसको काम दिया था उसकी भी अकाउंटेबिलिटी है कि वो काम पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिसने आपको ऑर्डर दिया था उसको भी ये चेक करना पड़ेगा कि जो मैंने ऑर्डर दिया है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी के अंदर अकाउंटेबिलिटी आती है कि वो इंसान अपने काम से नहीं भाग सकता है और ऑथोरिटी पर्सन इस चीज से नहीं भाग सकता है कि जो उसने काम दिया है वो काम टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदारी। जवाबदारी से आप भाग नहीं सकते हो। अगर सिंपल सी भाषा में क्लैरिफाई कर दूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि आप उससे भाग नहीं सकते हो। जिम्मेदारी, जवाबदारी। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक दूसरे के बिना ये नहीं चल सकते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट बनाती है। एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड नेचुरली बाय द एम्प्लॉइज। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप बन जाता है एम्प्लॉय के इंटरेक्ट करने से। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड टू अचीव कंपनीज गोल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है, सीधी सी भाषा में बोला जाए तो कंपनी को गोल को अचीव करने के लिए। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड टू मीट सोशल नीड। अब हम लोग काम करने आते हैं तो थोड़ा दिमाग को फ्रेश रख सके, अपने मन को हल्का कर सके, इसलिए हम एक दूसरे से बातें करते हैं और इस तरीके की बातें करने से जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और उसका टेक्निकल वर्ड दे दोगे तो बोला जाएगा सोशल नीड को पूरा करने के लिए बनाया गया था ये ऑर्गेनाइजेशन। इसको बनाने का ना तो कोई पर्पस था ना तो कोई ऑब्जेक्टिव था।
बोथ हेल्प इन इंक्रीजिंग कंपनीज प्रोडक्टिविटी इन डिफरेंट वे। दोनों ही मिलके कंपनी की प्रोडक्टिविटी गोल को अचीव करने में अपने अपने तरीके से मदद करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के, मैंने एक एक लाइन का आंसर बनाया हुआ है आपके लिए कि आपको आसान लगे। वेयर इज लीनियर ऑर्गेनाइजेशन मोर फेवरेबल? लीनियर ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा सुटेबल कहाँ पे है? तो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन आर मोर फेवरेबल टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहिए? छोटे बिजनेस के अंदर। क्यों? इट इज फेवरेबल टू स्मॉल साइज एज देयर इज अ लिमिटेड वर्किंग एरिया। वहां पे काम करने का बहुत कम डिपार्टमेंट होता है, बहुत कम एरिया होता है, जिसकी वजह से लीनियर ऑर्गेनाइजेशन वहां पे सुटेबल है। द प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन आर ऑल्सो लिमिटेड। वहां पे लोगों को या बिजनेस को कंट्रोल करने का, डिसिप्लिन को मेंटेन करने का एरिया भी छोटा है। Hence, linear organization is favorable to small size of the organization। सीधी सी भाषा में बोला जाए तो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो छोटे बिजनेस में एप्लीकेबल होता है, क्योंकि वहां पे एक ही मालिक होता है। तो एक ही मालिक जो है वो बहुत कम लोगों को, बहुत छोटे बिजनेस को ही संभाल सकता है। समझाया? क्यों लीनियर ऑर्गेनाइजेशन छोटे बिजनेस में लग रहा है? क्योंकि वहां पे संभालने के लिए एक ही बॉस होगा और एक बॉस ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, एक इंसान बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लीनियर ऑर्गेनाइजेशन छोटे बिजनेस में ही एप्लीकेबल है। गिव द मीनिंग ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि आप फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग याद कर लेना, वही आपका आंसर बन जाएगा। देखो, हर चीज को इतना डीप में जा जाके रटना नहीं होता है। आपने ऐसा कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, उसको अप्लाई भी करो तो भी आपका आंसर बनता रहेगा। व्हेन इज डिसेंट्रलाइजेशन इज पॉसिबल? यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिसेंट्रलाइजेशन कब पॉसिबल होगा। आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। मैं जो आंसर लिख रहा हूँ ध्यान से देखना। Decentralization is possible when organizations top level management delegate authority to lower level। डिसेंट्रलाइजेशन कब पॉसिबल है? जब टॉप लेवल मैनेजमेंट रेडी होगी किसी और को पावर देने के लिए। जब टॉप लेवल मैनेजमेंट रेडी होगा किसी और को अपनी ऑथोरिटी डेलीगेट करने को, तभी डिसेंट्रलाइजेशन पास होगा। आप लोग क्या सोचते हो कि डिसेंट्रलाइजेशन कब पॉसिबल है? जब बिजनेस बड़ा होगा। हाँ, ये भी आंसर है। डिसेंट्रलाइजेशन कब पॉसिबल है? जब बिजनेस एक्सपांड कर रहे होंगे। बट बेसिक ये समझो कि आपको क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल, जब टॉप लेवल मैनेजमेंट मानेगी कि अब हमको ऑथोरिटी को डेलीगेट करना है, तभी डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल होगा। समझ में आया? चाहे वो बिजनेस कितना भी बड़ा हो, बट टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं चाहती है कि हम किसी को पावर बांटे, तो नहीं जाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन कब पॉसिबल है? जब टॉप लेवल रेडी होगी पावर बांटने को, तब। उसके बाद आप लिखो ना कि जब बिजनेस बड़ा होगा, जब बिजनेस का साइज बड़ा होगा तब डिसेंट्रलाइजेशन होगा, जब बिजनेस को एक्सपांड करना होगा तब डिसेंट्रलाइजेशन होगा। आंसर को बड़ा करने के लिए और भी मैंने चीजें लिखी है कि डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प इन क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसेंट्रलाइजेशन करोगे तो जल्दी जल्दी डिसीजन आएगा। इफेक्टिव कंट्रोल, अच्छे से आप बिजनेस को संभाल पाओगे और लोगों की काबिलियत, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अब जो अगला सवाल है, ऑर्गेनाइजेशन इज द बॉडी एंड प्लानिंग इज द ब्रेन ऑफ अ एंटरप्राइज। ऑर्गेनाइजेशन को बॉडी बोला जाता है और प्लानिंग को ब्रेन बोला जाता है एंटरप्राइज का। ऐसा क्यों है? प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट शुरू ही करते हो प्लानिंग से। विथआउट प्लानिंग द अदर फंक्शन सच एज ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी कैरिड। आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन भी सेटअप करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करनी पड़ेगी। आगे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है? बिजनेस का स्ट्रक्चर फॉर्म करके दे रहा है, या ऑर्गेनाइजेशन का, एंटरप्राइज का स्ट्रक्चर फॉर्म करके दे रहा है। सो द प्लानिंग इज द ब्रेन एंड ऑर्गेनाइजिंग इज द बॉडी। आपने जो प्लानिंग किया है आप उसी के हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन को बनाओगे। तो प्लानिंग क्या है? दिमाग का काम। और बॉडी क्यों बोला गया? क्योंकि उसी प्लानिंग के ऊपर से आप अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर रेडी करोगे। इसीलिए क्या बोला गया कि प्लानिंग जो है वो ब्रेन है और ऑर्गेनाइजिंग जो है बॉडी है। इस तरीके से मैंने आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन करवा दिया है। आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया बहुत स्पीड में करवा रहे हैं। मैं स्पीड में इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जरूरत नहीं है स्लो करवाने की मुझे। आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सारी चीजों को 2-3 बार पढ़ना, आपके दिमाग में आ जाएगा। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आंसर कैसे लिखते हैं। आप कुछ भी लिखने लगते हो, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था ना, व्हेन डिसेंट्रलाइजेशन इज पॉसिबल। आप उस आंसर को समझते नहीं हो, कुछ भी लिखने लगते हो, उसके बाद बोलते हो कि हमको मार्क्स नहीं मिलता। एक कंटेंट जरूरी होता है, बट एक रिलीवेंट कंटेंट उससे ज्यादा जरूरी होता है। तो आप लोग रिलीवेंट कंटेंट के ऊपर फोकस करो, तो आपको कम आंसर के अंदर भी मार्क्स मिलेंगे। तो अभी भी आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे भी इजी तरीके से आपको ये चैप्टर समझाने की पूरी कोशिश करूंगा।